प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना के विषय में। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा हमने पूर्व में की। अब अगर हम उसके प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना को देखें तो उसकी पहली बड़ी आलोचना यह है कि इस न्याय सिद्धांत में ये स्पष्ट नहीं होता कि यह कौन करेगा कि अमुक व्यक्ति में कौन सा गुण प्रधान है। मैंने आपको पूर्व में ये बताया था कि प्लेटो समाज को 3 वर्गों में विभाजित करता है। मनुष्य के गुणों के आधार पर मनुष्य के आत्मा के 3 तत्वों की चर्चा वह न्याय के सिद्धांत में करता है: विवेक, साहस और संयम। ये 3 गुण वह हर मनुष्य की आत्मा में मानता है, और वह ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो प्रधान गुण होगा उसको उसी के अनुरूप कर्तव्य उसका समाज में निर्धारित किया जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रधान गुण के अनुरूप जो उसका कर्तव्य निर्धारित किया गया है उसी को उसमें कुशलता को हासिल करना है, और अन्य वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। यही सामाजिक न्याय है। अब यहाँ आलोचक प्रश्न ये उठाते हैं कि यह तय कैसे किया जाएगा कि अमुक व्यक्ति में कौन सा गुण प्रधान है, यानी ये कैसे तय करेंगे कि किसी व्यक्ति में विवेक की प्रधानता है, साहस की प्रधानता है या संयम की प्रधानता है। दूसरी बड़ी आलोचना इस न्याय के सिद्धांत की ये की जाती है कि प्लेटो का ये न्याय का सिद्धांत अत्यधिक पृथकवादिता का द्योतक है। प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत में समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर देता है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, और इन तीनों के बीच में एक कठोर विभाजक रेखा खींच देता है। उसके लिए न्याय का अर्थ ही यह है कि ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्यों को करे और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। ये एक कठोर विभाजक रेखा प्लेटो खींचता है। अब यहाँ सबसे बड़ी आलोचक प्रश्न ये उठाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में जो उत्पादक वर्ग में है, लेकिन अगर उसमें किसी समय में साहस या विवेक की प्रधानता होती है, तो वह उत्पादक वर्ग से साहस की प्रधानता होने पर सैनिक वर्ग में या विवेक की प्रधानता होने पर शासक वर्ग में नहीं जा सकता, उसमें उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इस तरह से एक व्यक्ति जिसको आरंभिक स्तर पर यह तय कर दिया गया कि उसको अपने प्रधान गुण के आधार पर यही काम करना है, वह दूसरे वर्ग में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये एक कठोर पृथकतावादिता है और एक व्यक्ति को जीवन भर एक ही वर्ग में रहने के लिए विवश कर देता है। तीसरी बात इस न्याय के सिद्धांत की आलोचना में कही जाती है कि यह व्यक्तित्व विकास का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं करता, क्योंकि प्लेटो व्यक्ति के एक प्रधान गुण की पहचान करके केवल उसी में उसे दक्ष बनाना चाहता है, उसी में उसे प्रशिक्षित करके उसी में उसको कुशल बनाना चाहता है। इस तरह से व्यक्ति का ये एकांगी विकास है, यह उसका चहुमुखी विकास का अवसर प्रदान नहीं करता। जैसा हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा साइंटिस्ट एक अच्छा कवि भी हो सकता है, या एक अच्छा कलाकार एक अच्छा अध्यापक भी हो सकता है, या एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा गायक भी हो सकता है। यानी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के कई सारे आयाम होते हैं, लेकिन प्लेटो व्यक्ति के व्यक्तित्व के एक ही आयाम की चर्चा करता है और उसी एक आयाम में ही उसे प्रशिक्षित करना चाहता है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अगली आलोचना इस न्याय सिद्धांत की जाती है कि इसमें श्रमिक या उत्पादक वर्ग का राजनीति से अलगाव हो जाता है। प्लेटो अपना राजा या शासक उस वर्ग को बनाता है जिसमें विवेक की प्रधानता है, यानी
जिन व्यक्तियों में विवेक की प्रधानता है उनकी पहचान करके शासन और प्रशासन का कार्य उन्हें ही सौंप दिया जाता है। ऐसे में जो उत्पादक वर्ग है, उस जो जो समाज का एक सबसे बड़ा वर्ग होता है वो उत्पादक वर्ग होता है, और उस उत्पादक वर्ग को अपना शासक या प्रशासक तय करने का अधिकार नहीं मिलता, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। लेकिन चूंकि प्लेटो तो लोकतंत्र का विरोधी है, इसलिए और उसकी इस न्याय के सिद्धांत में एक ऐसी व्यवस्था वो करता है जिसमें राज्य स्वयं व्यक्ति के अंदर विवेक की पहचान करके, उसकी गुण की पहचान करके उसको शासन और प्रशासन का कार्य सौंप देता है। इस प्रकार से उत्पादक वर्ग को ये अधिकार नहीं होता कि वह अपना शासक वर्ग तय कर सके या अपना प्रशासक तय कर सके। ये इस तरीके से उत्पादक वर्ग जो है उसका राजनीति से अलगाव हो जाता है। अगली आलोचना प्लेटो के न्याय सिद्धांत की ये की जाती है कि ये विशेषज्ञता को महत्व देता है, अनुभव को नहीं। प्लेटो व्यक्ति के गुण की पहचान करके उसके उस गुण के अनुरूप उसी कार्य सौंप देता है और उसी कार्य में उसे दक्ष और कुशल बनाने की बात करता है। वह ये मानता है, प्लेटो का जो पूरा समाज का ढांचा है वह, और शासन का जो ढांचा है वह विशेषज्ञों का शासन है। हर कार्य उन लोगों को सौंपा जाता है जो उसमें विशेषज्ञ हो या जो जिनमें वह गुण हो, और वह कार्य करते हुए वह उसमें दक्ष हो जाए। इस प्रकार प्लेटो के इस कार्य विभाजन पर आधारित न्याय के सिद्धांत में वह विशेषज्ञता को महत्व देता है, अनुभव को महत्व नहीं देता। जबकि हम साधारण तौर पर कई बार ये देखते हैं कि विशेषज्ञ जो कार्य नहीं कर पाते वह अनुभवशील व्यक्ति कर देते हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल या एक ऑटोमोबाइल का जो इंजीनियर है, कई बार वह कार की या किसी गाड़ी की खराबी को ठीक नहीं कर पाता, लेकिन एक अनुभवी मैकेनिक उसको जल्दी ठीक कर देता है। तो ये अनुभव का जो अपना महत्व है, उस महत्व को प्लेटो अपने इस सिद्धांत में नकारता है। फिर प्लेटो की ये जो न्याय की अवधारणा है वह न्याय की वर्तमान धारणा के अनुकूल नहीं है। न्याय का वर्तमान में उद्देश्य मूल रूप से जहाँ आपसी झगड़ों का निपटारा करना होता है, जहाँ सुधार करके अपराधों को नियंत्रित करना आज के न्याय का उद्देश्य है, और साथ ही साथ जो वस्तु, सेवा, लाभ, अवसर, पद जैसे संसाधन हैं, उन संसाधनों का वितरण करना जहाँ वर्तमान न्याय का उद्देश्य है, वहाँ ऐसी कोई बात प्लेटो के न्याय के सिद्धांत पे हमें नज़र नहीं आती। इसका न्याय का सिद्धांत एक बिल्कुल ही अलग तरह की अवधारणा है, जिसमें वह गुणों के आधार पर कार्यों का विभाजन करके समाज के अंदर एक विभाजक रेखा खींच देता है, और ये मांग करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य को करे और दूसरे का वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। इस तरह का ये जो न्याय का सिद्धांत है, ये न्याय के वर्तमान धारणा के अनुकूल नहीं होता है। फिर प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत में शासक, सैनिक और उत्पादक, इन तीन वर्गों की चर्चा ही करता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे वर्ग हम समाज में देखते हैं जिनकी चर्चा प्लेटो नहीं करता। जैसे प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में ये स्पष्ट नहीं होता कि समाज के बहुत सारे कार्य करने वाले जो दूसरे लोग हैं वो किस वर्ग में रखे जाएंगे। फिर ये अंतिम आलोचना इसकी ये की जाती है कि ये व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता। ये व्यक्ति को ये अधिकार नहीं देता कि वह अपना व्यवसाय खुद चुने, अपना प्रोफेशन खुद चुने, बल्कि वह राज्य के द्वारा व्यक्ति के गुण की पहचान करके उसे वही कार्य करने के लिए मजबूर करता है जिसमें उसका जिस कार्य को करने का उसमें प्रधान गुण हो। लेकिन इस प्रधान गुण की पहचान जो है वो कौन करेगा, ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता। संभवतः ये अगर राज्य कर रहा है तो राज्य ही वह एजेंसी हो जाता है, राज्य ही वो संस्था हो जाती है जो व्यक्ति के बारे में सब कुछ निर्धारित कर रही है। उसका फंक्शन क्या होगा, उसका प्रोफेशन क्या होगा, उसका कार्य क्या होगा, उसका रोल क्या होगा इस सोसाइटी के अंदर, ये राज्य निर्धारित कर देता है। व्यक्ति को स्वयं कोई अधिकार नहीं होता कि वह अपने कार्य
का चयन कर सके, वह अपने व्यवसाय का चयन कर सके। इस प्रकार एक फांसीवादी तरीके से प्लेटो व्यक्ति के जीवन के सारे निर्णयों को राज्य द्वारा निर्धारित कर देता है। उसके स्वयं के अधिकारों और स्वतंत्रता को वो कोई महत्व नहीं देता है। इस तरह से प्लेटो का न्याय का जो सिद्धांत है वह कई आलोचनाओं का शिकार है। धन्यवाद।